जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने क्या स्पेशल अधिकार दिए थे, क्या स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे, क्या स्पेशल इम्यूनिटीज दी थी। क्योंकि उन अधिकारों की वजह से, उन प्रिविलेजेस की वजह से ही ब्राह्मण स्पेशल बनते हैं, उनका स्टेटस सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर स्पेशल बनता है। तो हम उन इम्यूनिटीज को, उन प्रिविलेजेस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्राचीन क्रांति प्राचीन भारत में खोल लिया है। उसके चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म, है ना, ब्राह्मणिज्म की जीत, इस चैप्टर नंबर 7 के यहाँ चलते हैं हम। और इस चैप्टर नंबर 7 में जहां बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, वहां उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर हम चलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के समय, जब पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, जिसने मौर्य साम्राज्य के लास्ट राजा बृहद्रथ मौर्य को षड्यंत्र से खत्म कर कर खुद राजा बन गया था, और एक तरह से उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को बिल्कुल लगभग खत्म करने के लिए भरपूर कोशिश की, पूरा मतलब बौद्ध धर्म को बर्बाद करने के लिए हर प्रकार की कोशिश की। और जो बौद्ध धर्म के जो समर्थक लोग थे, जो कि ज्यादातर शूद्र या फिर नागाज हुआ करते थे, और प्राचीन जितनी भी मतलब मगध के एम्पायर में जितने भी पहले, जैसे मौर्यंस ले लो, नंदाज ले लो, है ना, उनसे पहले शुशंगाज ले लो, वो सब के सब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और जो भी मतलब एक तरह से जो भी इंडियन कल्चर था, मूल निवासी कल्चर था, और जो भी इस तरह के धर्म थे जो कि ब्राह्मणों के अलावा थे, है ना, नॉन ब्राह्मण रिलीजन्स थे, उन सबको मगध के जो राजा है वो सपोर्ट किया करते थे। और यहां तक कि जो सम्राट अशोक के काल में तो बौद्ध धर्म को रिलीजन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का रिलीजन का दर्जा भी मिल गया था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य जो लास्ट रूलर था उसको खत्म किया, उसके बाद में एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना की, तब उसने क्या है मतलब हर तरह से बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की। और हर तरह से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, जो कि शूद्राज और नागाज थे, ठीक है, उनको हर तरह से दबाने की कोशिश की, और एक इस तरह की सोसाइटी बनाने की कोशिश की कि लोग मतलब इस तरह से चंगुल में आ जाए ब्राह्मणवाद के कि वो कभी दोबारा से उठकर खड़े ही ना हो सके, और कभी भी वो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में खड़े ना हो सके, और कभी भी बौद्ध धर्म दोबारा से ब्राह्मणवाद के सामने खड़ा ना हो सके। इस तरह का षड्यंत्र पुष्यमित्र शुंग ने रचा था, और इसके लिए उसने मनुस्मृति लिखवाई थी। और मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मणों को स्पेशल प्रिविलेज दिए थे, है ना, स्पेशल अधिकार दिए थे, ताकि जो ब्राह्मण है वो ज्यादा बेटर तरीके से रूल कर सके, और जो और लोग हैं जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो शूद्रास हैं, वो कहीं ना कहीं दबके रह जाए और बिल्कुल पिछड़ के रह जाए, है ना। इस तरह की रूलिंग्स बनाई गई थी मनुस्मृति के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर जो ब्राह्मण है उनको स्पेशल जो प्रिविलेजेस मिले थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं, मनु वाज अलाइव टू दिस एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड्स टू क्रिएट मोनोपोलीज फॉर ब्राह्मण्स एंड ग्रांट देम सर्टेन इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी सीन फ्रॉम द कोड। ठीक है, बाबा साहब कहते हैं कि जो मनु है उसने मनुस्मृति के अंदर मोनोपोली क्रिएट की बहुत सारी ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण ही कर सकते हैं काम और कोई नहीं करेगा, उनके लिए इम्यूनिटीज बनाई, उनके लिए प्रिविलेजेस बनाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एज टू द मोनोपोलीज, ब्राह्मणों की मोनोपोली किन किन चीजों में थी मनुस्मृति में। जो चीज लिखी हुई है, जैसे मनुस्मृति को कोट कर रखा है, ये इसका अथॉरिटी देखिए, यहाँ पर ये कोट कर रखा है ना, ये मनुस्मृति को कोट कर रखा है यहाँ पर। तो पहला है, टू ब्राह्मण्स ही असाइंड टीचिंग एंड स्टडिंग द वेदास, सैक्रिफाइसिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड फॉर अदर्स गिवन एक्सेप्टेड ऑल। मतलब ब्राह्मण ही वेदों को स्टडी करेगा, और उसके अलावा और कोई स्टडी वेदों को नहीं कर सकता, और इसके बदले में वो औरों को अगर एजुकेट करता है तो उसके बदले में वो गिविंग और वो दान दक्षिणा ले सकता है। जो 3 ट्वाइस बॉर्न कास्ट है ना, द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, ये तीनों जो है अपनी अपनी जो ड्यूटीज है उनको करेंगे, और साथ में वेदों को वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वेदों को टीच करने का काम सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। मतलब क्षत्रिय और वैश्य वेदों को स्टडी तो कर सकते हैं लेकिन टीच नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मण ही ओनली उनको पढ़ा सकता है। ब्राह्मण मतलब उसको, ब्राह्मण को सब चीज पता होनी चाहिए, किस तरह से लिविंग अर्न करनी है, मतलब किस तरह से कमाना है, ये ब्राह्मणों को पता होना चाहिए। और ब्राह्मण ही बताएगा किसको कैसे कमाना है, और वो खुद भी जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है उसके अनुसार कमाएगा। तो कहने की बात है कि भाई ब्राह्मणों को ऑब्वियस है, पता है कि उनको दान दक्षिणा है, उससे उनकी अर्निंग होगी, तो उसको पता है, वो उनके लिए फिक्स है, और बाकी लोगों को वो बताएगा कि भाई तुम्हें किस तरह से कमाना है। और क्योंकि जो ब्राह्मण है उसका ओरिजिन बहुत ही सुपीरियर है, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से निकला है, इसलिए वो सब वर्णों के अंदर सबसे टॉप होगा, वो सब वर्णों का लॉर्ड है। सब जो वर्ण है बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका एक तरह से भगवान है। टीचिंग करने का, स्टडिंग करने का, सैक्रिफाइसिंग फॉर हिमसेल्फ, सैक्रिफाइसिंग फॉर अदर्स, मेकिंग गिफ्ट्स,
रिसीविंग देवाद, मतलब जो ब्राह्मण है वो टीच कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, वो बलि दे सकता है, सैक्रिफाइस खुद के लिए, दूसरों के लिए, मेकिंग गिफ्ट्स को रिसीव कर सकता है, ये सारी चीजें ब्राह्मण कर सकता है। तो कुल मिला के अगर मनु को देखा जाए तो मनु ने 3 चीजें, टीचिंग वेदास, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, मतलब वेदों को टीच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास में रहेगा, है ना। किसी भी प्रकार की बलि देना, सैक्रिफाइस करना, है ना, वो अधिकार भी सिर्फ ब्राह्मणों के पास रहेगा। और रिसीविंग गिफ्ट, किसी प्रकार की दान दक्षिणा को रिसीव करना, वो अधिकार भी सिर्फ ब्राह्मणों का रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 चीजों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों पर रहेगा, इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं मिल सकता। मतलब मोनोपोली है इन 3 चीजों पर, टीचिंग वेदास, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड रिसीविंग दान दक्षिणा। इन 3 चीजों पर ब्राह्मणों की बिल्कुल मोनोपोली रहेगी। आगे इम्यूनिटीज बताई गई है, मनु ने जो ब्राह्मणों को ग्रांट की है, और 2 तरह की इम्यूनिटीज है। एक तो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, उनको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, और एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, और किसी प्रकार का कोई क्राइम है कुछ प्रकार के जो अगर ब्राह्मण कमिट करता है तो उनको उससे छूट मिलेगी, मतलब उसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। तो पहले हम टैक्स की बात करें तो अगर कोई किसी राज्य का राजा है, वो मतलब बिल्कुल एक तरह से मतलब उसका पैसे के लिए बहुत ही वो मतलब राज्य कमजोर हो चुका है और पैसे की बहुत जरूरत है, मतलब कितने भी हालत खराब हो जाए, है ना, लेकिन राजा कभी ब्राह्मण पर टैक्स नहीं लगाएगा, है ना, कभी ब्राह्मण पर टैक्स नहीं लगा सकता, चाहे से राजा कितनी खराब हालत में हो, सब पे टैक्स लगा ले लेकिन ब्राह्मण पर नहीं लगाएगा। और साथ में ही उसके राज्य में जो भी ब्राह्मण है वो कभी भी भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर किसी राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण भूखा मरता है तो इसका दोषी राजा को माना जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई गलत काम करते हैं तो उनको फाइन करेगा राजा, फाइन भी करेगा और बैनिश मतलब देश निकाला भी दे सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण ऐसा काम करता है तो उसको फाइन नहीं लगेगा उस पर, उसको सिर्फ बैनिश मतलब देश निकाला दिया जा सकता है। मनु ने साथ में मतलब has named 10 places on which punishment may be made to fall in, 10 ऐसे केसेस बताए हैं कि 10 उन केसेस के अंदर क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 लोअर कास्ट वर्णा को सजा दी जा सकती है, लेकिन उन 10 केसेस के अंदर ब्राह्मणों को एक बिना हट किए उनका एक बाल ही बाका नहीं किया जाएगा और उनको बस उस कंट्री से देश निकाला दे दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी क्राइम ब्राह्मण करता है जिस क्राइम को अगर मान लो क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते और उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है ना, क्षत्रिय अगर ऐसा कोई क्राइम जिस पर क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा दी जा सकती है, तो उस केस में ब्राह्मण को सिर्फ उसका सिर मुंडवाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। और कभी राजा किसी ब्राह्मण को मारेगा नहीं, चाहे से उसने कितना ही बड़ा कोई क्राइम क्यों ना किया हो, उसको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी है उससे छीनी नहीं जाएगी, उसको किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जाएगी, उसको ज्यादा से ज्यादा हद मार के उसको देश निकाला दिया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के कहने की बात ये हो गई कि ब्राह्मण को मतलब किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा उसका सिर मुंडवा दो। बाकी किसी और कोई बंदा है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर किसी उस क्राइम के लिए उसको फांसी की सजा मिलती है तो ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा उसका सिर मुंडवाया जाएगा और उसको देश निकाला दे दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। और ब्राह्मण के केस में अगर क्या बोलते हैं, या तो ब्राह्मण जो राजा है वो खुद उसकी केस की सुनवाई करे या फिर एक ब्राह्मण जज को अपॉइंट करे, मतलब ब्राह्मण का फैसला सिर्फ ब्राह्मण ही सुनाएगा, उसके अलावा या तो राजा सुनाएगा नहीं तो फिर ब्राह्मण ही सुनाएगा उसका फैसला, और कोई नहीं सुना सकता। अगर ब्राह्मण को कोई गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो उसको कोई भी नहीं ले सकता, है ना, उसको ब्राह्मण रख सकता है क्योंकि ब्राह्मण तो मास्टर है हर चीज का, वो सब चीजें उसको ही बिलोंग करती है। लेकिन अगर राजा को कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, है ना, तो उसका आधा धन उसको ब्राह्मणों को बांटना पड़ेगा और आधा वो अपने ट्रेजरी, आधा वो अपने पास में रख सकता है। अगर किसी राजा को लगता है कि उसका अंत नजदीक आ गया है तो वो जितनी भी वेल्थ उसने एक्यूमुलेट किए फाइन से वो सब ब्राह्मणों को दे देगा और अपने किंगडम अपने बेटे को सौंप जाएगा और अंत में अपनी डेथ अपने युद्ध के अंदर मर जाएगा। ब्राह्मण की प्रॉपर्टी कभी भी राजा नहीं ले सकता, ये बिल्कुल एक पक्का नियम है। और दूसरी जो कास्ट है, वर्णास है, उनकी प्रॉपर्टी राजा ले सकता है, लेकिन ब्राह्मण की प्रॉपर्टी कभी राजा नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, these are some of the advantages, immunities and privileges which Manu conferred upon the Brahmins. This was a token of a Brahmin having become a king. क्योंकि उस वक्त पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे पुष्यमित्र राजा बन गया था। सुंग डायनेस्टी का जो राजा था वो पुष्यमित्र सुंग था, जिसने
लास्ट मौर्यन एम्परर भरतदत्त मौर्य को षड्यंत्र करके मारा था और उसके बाद वो खुद राजा बन गया था। अब क्योंकि एक ब्राह्मण राजा था तो ऑब्वियसली ब्राह्मणों को स्पेशल फैसिलिटीज देगा ही देगा। तो इस तरह से जो हमने लिस्ट की है मनुस्मृति में, जब पुष्यमित्र सुंग ने मनुस्मृति लिखाई तो उसने ब्राह्मणों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल इम्यूनिटीज और एडवांटेज दिए। वो इन्हीं चीजों के कारण से ब्राह्मण उस वक्त एक टॉप क्लास बन गई, है ना, एक हायर क्लास बन गई और बाकी सब उसके नीचे आ गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में जो आपको चीज समझाना चाह रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण एक अपर क्लास बन गई थी उस वक्त पुष्यमित्र सुंग के टाइम पर, और आने वाली सदियों तक वो इस तरह का प्रिविलेज उनका मेंटेन रहा। इवन आज तक भी एक प्रिविलेज उनका मेंटेन है लगभग हर चीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रिविलेज है ब्राह्मणों का, इम्यूनिटी है ब्राह्मणों की, एडवांटेज, सोशल एडवांटेज है, सोशल असेट है जो ब्राह्मणों की, वो कहीं ना कहीं वहां मनुस्मृति से निकलकर आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।